ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे। सो हमारे पास दो चीज है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद है हमारे पास फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है। रिमेम्बर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल फिजिकल क्वांटिटी है। एंड फील्ड लाइंस इज सिंपली अ कॉन्सेप्ट, imaginary, which is just used to represent electric field। ठीक है ना? इसको समझ लो। तो कल हमने पहली प्रॉपर्टी जो है फील्ड लाइन की वो पढ़ ली थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इट इज एन इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व लाइन। इमेजिनरी डायरेक्टेड, डायरेक्टेड है, हाँ, डायरेक्टेड कर्व्ड लाइन। और हमने क्या बोला था, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इस पे जो टेंजेंट, अगर कर्व लाइन ऐसी है तो इस पे जो टेंजेंट है ना, दैट टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड हियर। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। ये यहां तक तो हम लोगों ने कल कर दिया था। फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पिक्टोरियली बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताते हैं। सपोज मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि क्या है, तो जब मैं फील्ड लाइन बनाऊंगा तो टू द स्केल जब बनाएंगे फील्ड लाइन, मतलब स्केल से, तो अगर अपन ने इतनी लंबी फील्ड लाइन बनाई तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर कितना डिनोट करता है, तो उसके हिसाब से दिस लेंथ डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड का डायरेक्शन किधर है ये एरो से पता चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो इस लेंथ से पता चल रहा है। फिर सपोज हमारे को इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, देन व्हाट विल हैपन इज, ये हम एरो बनाएंगे। तो ना वही क्लियरली सी हियर कि डायरेक्शन तो इधर भी सेम मेंटेन हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम हो गया। सो द लेंथ ऑफ द फील्ड लाइन, जो फील्ड लाइन कंप्लीटली डिनोट्स, फील्ड लाइन क्या क्या डिनोट कर अपने को, इट इज गिविंग अस डायरेक्शन, एंड जो इसकी लेंथ है इट इज गिविंग अस द मैग्नीट्यूड, कि फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। तो ऑब्वियसली इधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इधर का मैग्नीट्यूड कम है। उसी तरह से अगर हमने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया, देन वी नो कि यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। और इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है। कोई पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेंगे तो डायरेक्शन को मेंटेन करेंगे और उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट the field lines represent electric field pictorially both in terms of magnitude and direction, right? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चला। जैसे जैसे पॉइंट दूर होता जाएगा फील्ड लाइंस की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। द लेंथ ऑफ द फील्ड लाइंस डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिख लो। पहला है कि इट pictorially it represents both magnitude and direction. And second, as we move away from the charge, the length of the field line will decrease because the magnitude of the electric field decreases। यहां तक समझ में आ गया? ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब हम फील्ड लाइन डिनो बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सपोज कर लो मैं एक ही डायरेक्शन में फील्ड लाइन बनाता हूँ। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है और अपन ने एक पॉइंट यहाँ पे लिया बिल्कुल पास में, और फील्ड लाइन बनाई। देन लेट्स से द फील्ड लाइन इज दिस मच लेंथी, इतना बड़ी लाइन। अब जो है, अगर अपन ने दूसरा पॉइंट यहां पे ले लिया, अगर अपन ने दूसरा पॉइंट यहां पे ले लिया, अब अगर मैं फील्ड लाइन बनाऊंगा यहाँ पे,
तो फील्ड लाइन तो कंटिन्यूस हो जाएगी। ओके। और अगर तीसरा पॉइंट यहां पे कहीं पे ले लिया सपोज, तो व्हाट वी सी हियर इज, अल्टीमेटली जब तुम किसी पॉइंट का अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे फील्ड लाइन बनाओगे, व्हाट यू विल सी हियर इज कि जो लाइन है ना बिल्कुल कंटिन्यूस बन जाएगी। एक सिंगल लाइन बन जाएगी। इसीलिए जब अपने स्टार्टिंग में फील्ड लाइंस बनाई थी, तो अपने फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन बनाता हूँ, अगर मैं फील्ड लाइन बनाता हूँ ऐसे जैसे, तो फील्ड लाइन पूरी एक लंबी लाइन बन रही है, बिकॉज मैंने 5-6 पॉइंट पास पास ले लिए। तो एक फील्ड लाइन जो हो रही है वो दूसरी फील्ड लाइन पे ओवरलैप कर रही है। मे भी हम लोगों ने क्या किया है, इस पॉइंट पे भी फील्ड लाइन बना दी, इस पे भी फील्ड लाइन बना दी, इस पे भी फील्ड लाइन बना दी, हर एक पास पास के पॉइंट पे फील्ड लाइन बनाते चलेगा। ओके। तो जैसा कि इस फिगर में था, हाँ इस फिगर में था कि हमने जो दो पॉइंट चूज किए थे जहां पे फील्ड लाइन बनाई थी, ये दूर दूर थे। तो हमारे को इसकी लेंथ मिल रही थी और इसकी भी लेंथ मिल रही थी। तो वी आर एबल टू क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश इट। लेकिन अब तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल पॉइंट जो है पास पास आ गए, तो फील्ड लाइन बिल्कुल कंटिन्यूस हो गई। इट सीम्स लाइक कि द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज लॉस्ट। अब हमारे को खाली क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन मिल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा है। बट इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। वी स्टिल हैव द इंफॉर्मेशन की फील्ड लाइन का, ओ फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है और फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे वीक है। सपोज कर लो हम इसको ऐसा करते हैं, हम कुछ फील्ड लाइंस बना लेते हैं यहाँ। ओके। ये फील्ड लाइंस बना दी। नाउ वी कैन क्लियरली से कि अगर अपन ने पिक्टोरियली, जस्ट अ सेकंड मेरा ये पेन मिसबिहेव कर रहा है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ दिस फील्ड लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ। इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ को, इसको देख लो। अगर हम इसके चारों तरफ अगर एक स्फीयर बना दे, ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर हम एक स्फीयर बना दे एंड प्लेस इट हियर, ठीक है, ये पहला स्फीयर बनाया मैंने। ओके। और एक और स्फीयर बना देता हूं मैं, और इसको भी यहां पे रख दिया। द सेंटर इज अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगेन, हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर कटिंग दिस स्फीयर्स? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इसको भी 8 फील्ड लाइन काट रही है, इसको भी 8 फील्ड लाइन काट रही है, बिकॉज आई ओनली ड्रॉन 8 फील्ड लाइंस। समवन कुड हैव ड्रॉन मोर फील्ड लाइंस। किसी ने 8 की जगह हो सकता है कि 2 लाइन एक्स्ट्रा बनाई होती, और ऐसे करके उसने 10 बना ली होती, किसी ने 12 बना ली होती, किसी ने 14 बना ली होती। सो यू कुड हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। बट व्हाट वी सी हियर इज इट इज नॉट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक्चुअली। दोनों स्फीयर पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो अभी भी इक्वली है, या तो 8 है या 14 है, वॉट एवर। सो वेर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ? द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ इज जो अंदर का स्फीयर है उसकी रेडियस से R1, और जो बाहर का स्फीयर है उसकी रेडियस से R2। सो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मान लो n है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n है, तो अंदर के स्फीयर पे
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर, और बाहर के स्क्वायर पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया n/4 पाई r2 स्क्वायर. So what we see is, even though number of field lines are same, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो जो 8 मैंने बनाई है वो की वही है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, अंदर वाले स्फीयर का एरिया कम है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगी, है ना, और बाहर वाले स्फीयर का एरिया ज्यादा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम होगी. सो इफ यू टेक दिस रेशियो, अगर इस इधर E1 बोल दूं मैं और अगर E2 बोल दूं मैं, देन E1/E2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर. तो हमारे को यह पता चल गया है. अब तुमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चाहे 8 बनाई हो, चाहे तुम्हारे वैन की वैल्यू 8 हो या 10 हो या 12 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज जस्ट योर रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 1 ले लिया 1, और ये पॉइंट 2 ले लिया पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ओके, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है. then you see that the field strength at 1 and 2 is in the ratio of the inverse of the square of the radius. ये तुम्हारे को फील्ड लाइन के रिप्रेजेंटेशन से इजीली पता चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ भी हमारे पास ये रिजल्ट आया था ना. ई क्या आया था? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई Q/r². ये ई की वैल्यू आई थी. तो अगर दो पॉइंट पे E1/E2 करते हैं अपने को, तो अपने को क्या मिलता है? E1/E2 इज r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर. So the field strength is denoted a number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the line. ये ध्यान रख लेना. इसीलिए मैंने यहाँ पे जो एरिया बनाया ना, वो स्फीयर बनाया है. क्योंकि जो स्फीयर है ना, वो रेडियल लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर उसका सरफेस एरिया. So when I say number of field lines crossing per unit area, then the area is always to be perpendicular to the field lines. मतलब वो जो सरफेस होता है ना, वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. सरफेस एरिया जो है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर. क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस. यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, वेक्टर एरिया की बात नहीं कर रहे. इस बात को ध्यान रख देना. तो जो भी सरफेस है उसको फील्ड लाइन जब परपेंडिकुलरली काटेगी ऐसे, अगर फील्ड सरफेस ऐसा है तो फील्ड लाइंस ऐसी होनी चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर. देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइन. तो इसका मतलब हो गया इन अदर वर्ड्स, अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड जो रिप्रेजेंट हो रहा है, अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव टर्म्स में. द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन इज नॉट रिप्रेजेंट बाय द लाइन लेंथ ऑफ द फील्ड लाइन, क्योंकि लेंथ तो लॉस्ट हो गई, यहाँ पे लेंथ लॉस्ट हो गई. सो हाउ इज द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस. हाउ मेनी लाइंस आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. तो ये क्या डिनोट कर रहा है? इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ. क्लियर है ये? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। Yes. Yes. Four charges plus q minus q plus 2q minus 2q are placed at the corners of the square in order. ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q माइनस 2q. वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज a. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंसेंटेज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. देखो सवाल क्या बोल रहा है? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2q माइनस 2q, फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर इन ऑर्डर. तो इसका मतलब फिगर नहीं दिया हुआ है तुम्हारे को.
खाली ये बोल दिया कि चार चार्जेस जो है ना इन ऑर्डर प्लेस किए गए। अगर ऐसा लिखा गया लैंग्वेज में तो व्हाट विल डू इज वील हैव टू ड्रॉ द फिगर। तो हम अगर स्क्वायर बनाएंगे तो हमने स्क्वायर बना दिया सर। ओके, नाउ आफ्टर स्क्वायर व्हाट विल डू इज विल प्लेस द फोर चार्जेस जैसा कि ये बोला है इन ऑर्डर। तो सपोज एक कॉर्नर ले लिया, सपोज कर लो पहला कॉर्नर ले लिया ये वाला, और यहाँ पे प्लस क्यू रखा। तो इसका जो बगल वाला दूसरा कॉर्नर है कोई सा भी ले लो, अगर मैंने दूसरा कॉर्नर ये ले लिया तो यहाँ पे माइनस क्यू रखूंगा। नाउ आई हैव टू गो इन द ऑर्डर। यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू रखा, तो यहाँ पे वापस से प्लस टू क्यू रखेंगे, और यहाँ पे वापस से माइनस टू क्यू रखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है हमें। तो हमने ऐसी दो दो लाइंस डायगोनल्स ज्वाइन कर लिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सो व्हाट वी डू इज, जब हमारे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम चारों का एक साथ नहीं निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, मर जाएंगे। वी कैन सी द सिमेट्री हियर। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे प्लस टू क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। राइट, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो वी कैन इजीली सी कि अगर मैं इसको वन बोल दूं, इसको टू बोल दूं, इसको थ्री बोल दूं, इसको फोर बोल दूं, तो वन और थ्री की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो एक्चुअली, वो एक्चुअली जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, जो ये वाला जो ऑरेंज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है? इसकी लेंथ ए दे रखी है, स्क्वायर की लेंथ ए दे रखी है, तो ये भी ए है और ये भी ए है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा √2 टाइम्स ए। तो आधा डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाय 2, विच इज a/√2। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय a/√2 का स्क्वायर। ये 2Q की वजह से होगा, विच विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये 2Q की वजह से है। और Q की वजह से कितना होगा? Q की वजह से हो जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो +2Q और माइनस +2Q और प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 2Q - Q, विच विल बी 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। रिमेंबर, पॉजिटिव चार्ज के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, आउटसाइड, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इसकी वजह से ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इट्स रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इट्स रेडियली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड -Q का इस डायरेक्शन में आएगा और -2Q का इस डायरेक्शन में आएगा। राइट, अफेक्टिवली क्या हो जाएगा? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और उसकी वैल्यू भी यही आएगी, -2Q वाले चार्ज की वैल्यू भी यही आएगी, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r² नहीं आना चाहिए, a² आना चाहिए ना, क्योंकि हम a ले रहे हैं। सही है ना? +2Q से अब दूर जाता है, -2Q की तरफ आएगा। सही। कोई कंफ्यूजन है क्या डायरेक्शन में किसी को? नहीं नो सर। सर। है ना? तो +2 की वजह से तो डायरेक्शन ये वाला होगा, और -2 की वजह से डायरेक्शन ये वाला होगा। क्या कंफ्यूजन है? अवे फ्रॉम दैट +2 की होगा ना, ये देखना।
क्या समझ में नहीं आ रहा? ओके, तो अब क्या हो रहा है? अब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे आ रहा है? एक डायरेक्शन ये आ रहा है और एक डायरेक्शन ये आ रहा है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर अपन इसे कंपोनेंट लेंगे, तो इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, ठीक है, और ये नीचे वाला है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। व्हाट यू सी हियर इज, ये दोनों कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास खाली कौन सा कंपोनेंट बचेगा? ये वाला कंपोनेंट बचेगा। नाउ वी सी यार कि ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। तो ये जो भी वैल्यू है, इसका cos 45 इस डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका भी cos 45 इस डायरेक्शन में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई, कितना है नेट ई? 2q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 2√2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। ये अपना नेट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हो गया, चला आगे। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो भी है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमने देख लिया था, है ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, तो जा कहां पर रही है? सो इट विल आइदर गो टू इंफिनिटी, या तो इंफिनिटी तक जाएगी। ओके, और अगर उसके सामने अगर एक नेगेटिव चार्ज रख लिया है, देन इट विल गो एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज। इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड, इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड, और फिर बाद में जाके कर्व हो जाएगी। ओके, तो इट इज, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हमने खाली इतना ही पढ़ा था। अभी तक मैंने खाली इतना पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ओके, बट जाती कहाँ है वो नहीं बोला था। अब मैं उसको आगे ले जाके बोल रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड विल टर्मिनेट, कहाँ पे टर्मिनेट करेगी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड? आइदर एट इंफिनिटी और एट नेगेटिव चार्ज। या तो इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, या नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी। ओके, if there is only positive charge, the field lines will terminate at infinity. If there is only negative charge, the field line will come from infinity. अब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो हमने क्या बोला था कि फील्ड लाइन क्या होती है? इट इज रेडियली इनवर्ट। बट वो आ कहां से रही है? वो आ कहां से रही है? तो अगर खाली नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट इंफिनिटी। नेगेटिव चार्ज के लिए ओरिजिनेट की बात हो रही है और पॉजिटिव चार्ज के लिए टर्मिनेट की बात हो रही है। तो खाली टेक्निकल टर्म्स है, तुम्हारे को वैसे ही समझ में आना चाहिए फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और अगर बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से आएगी। तो या तो फील्ड लाइन इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगी तो नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। दैट्स ऑल, बस इतना सा। तो ये जैसे दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रख ली है पास पास, तो फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएगी।
तो जब बीच में कहीं चार्ज आ रहा है तो ही ये जो फील्ड लाइन जो है ना ब्रेक हो रही है। यहाँ पे ब्रेक जो हो रहा है ना, ये जब बीच में चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ब्रेक हो रही है। अगर रीजन जो है वो चार्ज फ्री है, अगर कोई चार्ज नहीं रखा होता तो फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। In a charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any break. जब तक बीच में चार्ज नहीं मिलेगा उसको, तब तक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस रहेगी। जैसे ही बीच में चार्ज आ जाएगा, फील्ड लाइंस वहां पे ब्रेक हो जाएगी। तो वहां से या तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी या वहां पे फील्ड लाइन टर्मिनेट होती हुई दिखेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट होती हुई दिखेगी। वहां पे कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी फील्ड लाइंस में, उस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव ये लाइंस है ये ब्रेक हो रही है, आपस में मिल नहीं रही है, और यहाँ पे भी ये ब्रेक हो रही है, आपस में मिल नहीं रही है। सो कंटिन्यूटी इज लॉस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, दूसरी जो फील्ड लाइन होती है जो ईएमआई में बनती है उसकी बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है ना, इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। यानी कि आई कैन नॉट फॉर्म अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दिस। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं बना सकते। ओके, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। एंड व्हाई इज दिस? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फील्ड है, दिस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव होता है ना। एंड कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज जीरो। वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज जीरो। और अगर क्लोज लूप बनाते तो क्या होता? वर्क डन जीरो नहीं होता, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो चार्ज पे फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। तो अगर ये क्यू इंटू ई फोर्स लगाते 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 वापस चार्ज यहाँ पे आ जाता, तो जो भी उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता उतना वर्क डन हो जाता क्यू इंटू ई इंटू डी, वो जो कि जीरो के बराबर नहीं होता, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स द रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इज दिस क्लियर? Yes. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इनफैक्ट वो क्या होता है सुपर इम्पोज हो जाती है, एंड दे गिव अ न्यू, मतलब वेक्टर एडिशन से तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है, सपोज फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल गेट टू डायरेक्शंस, राइट? तुम्हें एक डायरेक्शन ये मिल जाएगा और एक डायरेक्शन ये मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को रखेंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन विल टेल अस, जो टेंजेंट होगा उस कर्व पे, इट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर चार्ज रख लिया पॉजिटिव चार्ज, अगर अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया इस इंटरसेक्शन पे, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, फोर्स का एक ही डायरेक्शन होता है, राइट? जिस भी डायरेक्शन में उसको मूव होना है। सो दैट मीन्स द फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, सो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? सी, फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, है ना? फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो नेवर इंटरसेक्ट का मतलब है कि तुम कभी गलती से भी दो फील्ड लाइंस ऐसी नहीं बनाओगे जो कि इंटरसेक्ट करती है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि जैसा भी फील्ड है उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हारे को एक कंटिन्यूअस कर्व बनाना है, दैट्स ऑल। और तुम्हारे दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक ही डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में यूनिट चार्ज, ओ सॉरी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छे से समझ लो, है ना? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस नाम की तो कोई चीज होती नहीं, वो तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हम लोग बना रहे हैं। व्हाट इज देयर इज एक्चुअली फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा कि अगर उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा। इसका मतलब तुम जो फील्ड लाइन बनाओगे तो उसका टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, विच विल ऑलवेज ओनली बी वन डायरेक्शन, विच कैन नॉट बी टू डायरेक्शन। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट।
एंड द लास्ट इज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटल सरफेस एंड चार्ज सरफेस। तो मेटल सरफेस होता है, फील्ड लाइंस हमेशा उस मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये कंडक्टिंग चार्ज सरफेस की बात कर रहा हूं, पे चार्ज सरफेस की जब बात करता हूं तो कंडक्टिंग चार्ज सरफेस की बात कर रहा हूं। कंडक्टर होता है, ओके। नॉन कंडक्टर की बात नहीं हो रही है। Then why is this? Why are the field lines perpendicular to the metal surface or the charge conducting surface? Metal surface and charge conducting surface, या सिंपल कंडक्टर बोल दो, चार्ज हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। The electric field lines are always perpendicular to the conductor metal। मेटल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड वो जो हम कंडक्टर वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर मेटल सरफेस। एंड फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ये कंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो हम कंडक्टर वाला पार्ट जो है ना अलग से स्टडी करेंगे, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। सो राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। मेटल सरफेस बोल दो, कंडक्टर बोल दो, उसके फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एंड इनसाइड द कंडक्टर, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर कंडक्टर है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो पहले फिगर में जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज में तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियल इनवर्ड नहीं होती। सो ए इज रॉन्ग। बी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ओके। एंड सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती, यहाँ पे अपन ने सर्कुलर लूप बना दिया। सो डी इज दी ओनली ऑप्शन। हालांकि ये डी वाला ऑप्शन मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल अगर नीट एंड क्लीन बनाओ ना तो ऐसे बनता। इट हैज टू रेडियली कम होगा, इसको रेडियली बाहर आके फिर बेंड होना पड़ेगा। सो दिस डायरेक्शन सरफेस पे हमेशा इट हैज टू बी रेडियली आउट, ओके। तो अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। कुछ ऐसी बनेगी। हालांकि इन दोनों लाइन को छोड़ के, इन दोनों लाइन को छोड़ के बाकी सब लाइन में थोड़ा सा कर्व आएगा, थोड़ा सा कर्व आएगा, बट मोस्टली हमारे को कर्व जो है ना इस पोर्शन में ज्यादा दिखेगा। और जो इधर की तरफ जा रहा है लेफ्ट एंड राइट में उसमें थोड़ा सा कर्व कम दिखेगा, बट थोड़ा सा कर्व आ जाएगा बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ द टू फील्ड लाइन्स। इज दिस क्लियर? सो वी कैन Yes. सी हियर ए बी एंड डी आर रॉन्ग, ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस सी में जो ये लाइन बनी है ना जो 5 माइक्रोकूलम के पास वाली लाइन, उसको थोड़ा सा कर्व कर दो, बस उसको थोड़ा सा कर्व कर दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा फिगर बना दिया नीट एंड क्लीन कर्व के हिसाब से। क्लियर है? तो ओवर द क्लास ईयर ओनली।